तो बाबा का ऑर्डर, इंसाफ का बुलडोजर, हर तरफ यही गूंज। एक बार फिर से बुलडोजर एक्टिव हुआ है। कहा यह जा रहा है कि बुलडोजर से फौरन इंसाफ, लेकिन क्या सिस्टम पर भी सवाल। एक्शन माफियाओं के खिलाफ, लेकिन एक्शन पर सपा के सियासी सवाल। अखिलेश का इंसाफ वाला सवाल, लेकिन यूपी की पुलिस कह रही है करो सरेंडर, नहीं तो चलेगा बुलडोजर। बुलडोजर, याद होगा आपको कि उत्तर प्रदेश के चुनाव के वक्त इसी बुलडोजर की गूंज पूरे प्रदेश में सुनाई दी थी और इसी बुलडोजर ने जनता के दिलों को भी जीतने का काम किया। तभी तो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी, अपने दम पर, अपने बलबूते पर। अब अतीक और अतीक के करीबी गुर्गों के खिलाफ बुलडोजर गरज रहा है। मगर सवाल यह कि बुलडोजर से अतीक का आतंक खत्म होगा। सपा कह रही है कि यह जाति है, सपा की अपनी सियासी मजबूरी। मगर बुलडोजर से कसेगी माफियाओं पर नकेल। यानी उमेश पाल हत्याकांड पर कार्रवाई जारी है। 3 तस्वीरें आपके सामने हम रखेंगे। मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा जरा 3 तस्वीरें, एक के बाद एक कार्रवाई हुई। 3 दिन 3 कार्रवाई। ये देखिए बुलडोजर एक्शन पर हैट्रिक। 1 मार्च, 2 मार्च, 3 मार्च, एक के बाद एक कार्रवाई होती है। जफर के खिलाफ कार्रवाई, सफदर के खिलाफ कार्रवाई, मस्कुदीन के खिलाफ कार्रवाई। यानी बुलडोजर एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की राजनीति में गूंज रहा है। पहले आपको राजनीतिक नजरिए से जो सियासी तू मैं चल रही है, अतीक के करीबी हत्याकांड को अंजाम देने के बाद वो जो गुड्डू बमबारी वाला जो कुछ खेल खेला, उस पर भी एक्शन की तैयारी। लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए और फिर उसके बाद सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। उमेश पाल हत्याकांड की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे कई नाम सामने आ रहे हैं। एफआईआर में माफिया अतीक अहमद के बेटे असद का नाम भी जुड़ा गया है। उमेश पाल हत्याकांड के बाद प्रयागराज पुलिस और प्रशासन लगातार एक्शन मोड में है। माफिया अतीक अहमद के करीबियों के अवैध निर्माण को चिन्हित कर बुलडोजर से कार्रवाई की गई। वहीं उमेश पाल हत्याकांड में फरार माफिया अतीक के बेटे की तलाश तेज हो गई है। सूत्रों के मुताबिक एसटीएफ की टीम रोहतक, मेवात से सटे हतीन, नूह और फरीदाबाद के कई क्षेत्रों में दबिश दे चुकी है। टीम को इन इलाकों से अतीक अहमद के बेटे असद अहमद और गुर्गों से जुड़ी हुई कई अहम जानकारियां मिली हैं। पुलिस ने असद को एफआईआर में नामजद किया है। एफआईआर में असद का नाम जोड़ दिया गया है, हालांकि मूल एफआईआर में असद का नाम नहीं था। देखिए, प्रयागराज के उमेश पाल हत्याकांड में जिस प्रकार से कार्रवाई आगे बढ़ रही है, जांच आगे बढ़ रही है, तो उसमें अतीक अहमद के गुर्गों के साथ साथ उनके परिवार के लोगों की भी संलिप्तता पाई जा रही है और उसके आधार पर पुलिस अपना काम कर रही है। जांच आगे बढ़ाते हुए उनके ऊपर जो भी आवश्यक कार्रवाई है, एफआईआर का कार्य है, वो उस पर किया जा रहा है। इसके साथ ही इन जांच में ये भी पता चल रहा है कि किस प्रकार से ये समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं। समाजवादी पार्टी का तो यही इतिहास रहा है, पूरा प्रदेश जानता है। प्रदेश इससे अनभिज्ञ नहीं है कि इन लोगों का इतिहास क्या रहा है। तो जिस प्रकार से विधानसभा में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव लीपा पोती का काम कर रहे थे,
तो उस पे सरकार के योगी जी ने यही कहा कि जो लोग संलिप्त पाए जाएंगे और इसमें पूरे प्रदेश में माफियाओं के ऊपर कठोर कार्रवाई होगी, उनको मिट्टी में मिलाने का काम किया जाएगा। माफिया अतीक अहमद के फरार बेटे असद पर शासन स्तर से इनाम घोषित करने की तैयारी है। असद की गिरफ्तारी पर 1 लाख तक की इनाम राशि घोषित की जा सकती है। उमेश पाल हत्याकांड के बाद से अतीक का बेटा असद फरार है। असद अतीक के तीसरे नंबर का बेटा है। फिलहाल असद की गिरफ्तारी पर प्रयागराज पुलिस ने 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। उमेश पाल हत्याकांड में फरार माफिया अतीक के बेटे की तलाश हरियाणा और पंजाब में की जा रही है। एसटीएफ और क्राइम ब्रांच की टीम ने हरियाणा और पंजाब में डेरा डाले हुए हैं। हरियाणा में सफेदपोश माफिया के घर पर अतीक के बेटे असद के जाने की सूचना मिली थी। टीम को इनपुट मिले थे कि उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी यूपी के प्रयागराज से कानपुर होते हुए मथुरा के रास्ते हरियाणा में प्रवेश कर चुके हैं। एसटीएफ की टीम ने सफेदपोश माफिया के घर छापेमारी की। फिलहाल अतीक का बेटा असद एसटीएफ की पकड़ से दूर है। उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज का एक आंख से देखने का काम है। अगर दोनों तरफ से देखती तो मुझे लगता कि कार्रवाई करने में कोई भेदभाव नहीं होता। एक तरफ उत्तर प्रदेश की सरकार जब कार्रवाई करती है तो सिर्फ 2 ही 4 अपराधी नजर आते हैं, लेकिन जो बड़े अपराधी हैं, जो आज सत्ता से संरक्षित अपराधी हैं, जो सत्ता के संरक्षण में पल बढ़ रहे हैं, जिनके खिलाफ पीआईएल दाखिल होती है, जिनके खिलाफ शिकायतें दर्ज हैं, उनके खिलाफ उत्तर प्रदेश की सरकार कार्रवाई नहीं करती। मैं कहूँगा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को, सनातन धर्म के अगवा आदरणीय महाराज जी से कि दोनों आंखें खोल कर देखिए और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करिए। हालांकि पूरे मामले में प्रशासन का एक्शन ताबड़तोड़ जारी है। बुधवार को अतीक के करीबी जफर अहमद के अवैध निर्माण को जमींदोज किया गया। वहीं पीडीए ने कई और मकानों को जमींदोज करने की प्लानिंग कर ली है। पुलिस ने मामले में फौरन एक्शन लेते हुए अरबाज का एनकाउंटर किया। यानी मतलब साफ है, यूपी पुलिस इस मामले में शामिल लोगों को मिट्टी में मिलाकर ही दम लेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो सपा यह कह रही है कि मिट्टी में मिला देंगे अभियान में पक्षपात हो रहा है। पक्षपात, एक तरफा कार्रवाई हो रही है। तो क्या वाकई ऐसा है? सीधा रुख कर रहे हैं। हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। रत्नाकर सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के अनुभवी चेहरों में से एक हैं। विनय सिंह पार्टी के प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी से। हमारे साथ इस वक्त नीरज दीक्षित जुड़ गए हैं जो कि बीजेपी के चेहरे हैं। कुछ ही देर में हमारे साथ परमवीर जी जुड़ेंगे, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये विनय जी, चर्चा की शुरुआत आपसे कर रहा हूं। ये बुलडोजर माफियाओं के घर गरज रहा है, परेशानी आपको क्यों हो रही है? पक्षपात कैसे हो रहा है? आपके नेताओं के बयान सुन रहा हूं मैं, कह रहे कि पक्षपात हो रहा है, एक तरफा कार्रवाई हो रही है। कैसे, जरा समझाएंगे प्लीज। अवला जी, बड़ा अच्छा लगता है आपके साथ डिबेट करने में और बड़ा दिन बाद बैठे हैं आपके साथ। देखिए, बात ये नहीं है कि हम ये कह रहे हैं कि आप कार्रवाई मत कीजिए, हाँ। लेकिन कार्रवाई एक तरफा नहीं होना। कहने का मतलब ये है कि आप अपराध को कैसे पहचानेंगे, अपराधी को कैसे पहचानेंगे। क्या अपराधी आकर के किसी को गोली मार दे, अब वो मर जाए और इस तरह की वो जब वारदात करे तभी आप बता पाएंगे कि आप ये फला अपराधी है। अपराध की परिभाषा आप कैसे देंगे? जैसे सत्ता में बैठे बहुत से शीर्ष नेतृत्व भाजपा के हैं जिनके ऊपर बड़े बड़े अपराध है। अच्छा अपराध, बुरा अपराध, क्या इस तरह से आप अपराध को पहचानने का प्रयास कर रहे हैं? जो इस तरह का जो कांड हुआ है, मैं बहुत आपको शायद मालूम होगा चावला जी, मैं थोड़ा सा पीछे ले चलने का प्रयास करूंगा आपको जी। इलाहाबाद में जब सांसद का चुनाव था, आपको याद होगा कि रीता बहुगुणा जोशी जी उस समय चुनाव लड़ रही थी, तो कुछ समीकरण गड़बड़ा गया था। तो भारतीय जनता पार्टी को ऐसे चेहरे की इलाहाबाद में जरूरत थी कि जो वोटों का ध्रुवीकरण कर सके। तो अतीक अहमद को चुनाव आयोग से परमिशन लेकर के रातों रात प्रतापगढ़ जेल शिफ्ट करना पड़ा। ऐसी कौन सी मजबूरी थी, ऐसा कौन सा इनपुट था कि उसे प्रतापगढ़ जेल शिफ्ट करना पड़ा? तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी कोई दूध की धुली नहीं है।
भारतीय जनता पार्टी में तमाम अगर आप गिनने लगेंगे तो ऐसे आपराधिक छवि के नेता हैं। तो हम तो कहते हैं कि अपराधियों का खात्मा होना चाहिए, हर जिले से टॉप 10 अपराधियों की सूची बननी चाहिए, वो निष्पक्ष होना चाहिए, और जो भी अपराधी है सबके घरों पर बुलडोजर गिरना चाहिए, चलना चाहिए कि आखिर ये क्या है। लेकिन बुलडोजर पहचानता नहीं है। कानपुर में बुलडोजर देखिए कैसे चल गया। विनय जी, मैंने आपको रोका नहीं, टोका नहीं, मैंने कहा आपका पहले पूरा पक्ष आ जाए। वो आपने देखा वो प्रयागराज में वो जो बम के गोले ऐसे फेंक रहा था जैसे प्रसाद बांट रहा हो। बिल्कुल बिल्कुल देखा ना आपने उसको, वो क्या था, गुड्डू बमबाज। बिल्कुल गुड्डू बमबाज। अब जो शख्स आतंक फैलाने के लिए, मकसद कुछ और था, उसको निपटाना होता तो वो आपको मालूम है निपटाने में कितना टाइम लगता है किसी को, है ना। बिल्कुल उत्तर प्रदेश में तो वैसे भी, लेकिन आतंक फैलाना, सवाल ले लीजिए, सवाल विनय जी, चावला जी हमको नहीं मालूम है, भाजपा से कभी रहे नहीं कि अपराधी छवि हमें मालूम हो। मैं उदाहरण दे दूंगा सर, आपको बाखूबी मालूम, उदाहरण के साथ दूंगा। मैं ये कह रहा हूं कि ये जो बमबारी आतंक फैलाने के लिए हो रही थी, है ना जी, अगर वो बम फेंके और आप ये कह रहे हैं कि उन माफियाओं पर फूल बरसाए जाएं, ऐसे माफियाओं पर, तो ये मेरी समझ से परे है सर। नहीं चावला जी, फूल बरसाने की बात नहीं हो रही है। वहां से गोली चले और पुलिस कहे कि ना बाबा ना, तुम आराम से हैं, कोई टेंशन नहीं, हम यहाँ पे खड़े, जब गोलियां खत्म हो जाए तब आ जाना हमारे पास। सर ये किसी ने नहीं कहा, उनकी मां ने भी कहा, घर गिराने से, इधर उधर करने से कुछ नहीं, माफिया पकड़ में आना चाहिए। उमेश पाल को जिसने मारा है उसे तत्काल खत्म करना चाहिए। अब मेरा ध्यान, बार थोड़ा सा ज्ञानवर्धन करिए, थोड़ा सा ज्ञानवर्धन। सत्ता में आप रहे, ठीक, अभी मैं नहीं जा रहा कि अतीक को किसने टिकट दिया, किसने बुलाया, किसने निकाला, मुख्तार कहां गया, मुख्तार का भाई क्या था, अभी उसको छोड़ दीजिए। मेरे को और उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता को सिर्फ ऐसे 3 उदाहरण, 3 छोड़िए, दो छोड़िए, एक पर आ जाइए। एक ऐसा उदाहरण पेश करिए जिसमें अखिलेश यादव ने माफिया के खिलाफ बुलडोजर चलाने का आदेश दिया। अखिलेश छोड़िए, मुलायम सिंह यादव भी जोड़ दीजिए। एक इसी सरकार में रामपाल यादव या क्या नाम था जो सीतापुर का था, यहीं पे क्या नाम है, लखनऊ के अंदर ही उसका अवैध निर्माण था, माननीय राष्ट्रीय और समाजवादी पार्टी में था। सर माफिया का जी माफिया छवि आखिर क्यों चलाया गया बुलडोजर उसके आवाज पे? विनय सिंह जी, नहीं है ना उदाहरण, नहीं है ना उदाहरण है, बिल्कुल ये उदाहरण है। आप दीजिए ना उदाहरण, मैं पूछ रहा हूं उदाहरण तो दीजिए, किस किस के माफिया के घर पे बुलडोजर गया? मैंने बताया तो, जो सत्ता में था, समाजवादी पार्टी की सरकार में था, मैं उसी रामपाल की बात कर रहा हूं, यही लखनऊ के अंदर। आप उन माफियाओं का जिक्र क्यों नहीं करते जो मुलायम सिंह यादव जी के मंच पर अपने कुत्तों को टहलाते हुए लेकर आते हैं और कहते हैं कि साहब ये हमारा कुत्ता है, इससे हाथ मिलाइए? तो मैं तो चावला जी आपसे पूछ रहा हूँ, माफिया की परिभाषा आप ही बता दीजिए। आपसे पूछ रहा हूँ, माफिया की परिभाषा क्या है? कौन था जो मुलायम सिंह यादव जी के मंच पर कुत्ते को टहला रहा था और कुत्ते से मिलवा रहा था मुलायम सिंह यादव जी को? चावला साहब, आज एक अतीक अहमद है, अगर आप चेतेंगे नहीं तो इसी भाजपा में से कई अतीक अहमद पैदा होंगे। आपने कबूल कर लिया, मैंने तो नाम ही नहीं लिया, आपने कबूल कर लिया अतीक अहमद का नाम, मैंने तो नाम नहीं लिया, क्योंकि आपने भी वो तस्वीर देखी होगी कि साहब के कुत्ते से साहब हाथ मिला रहे हैं। मैंने नहीं देखी है, नहीं देखी तस्वीर, चलिए दिखवा दूंगा, अभी दिखवा दूंगा थोड़ी देर में। खैर, एक बात मैं समझना चाह रहा था, नीरज दीक्षित जी वो ये कह रहे हैं एक तरफा कार्रवाई हो रही है जी, एक तरफा कार्रवाई, क्यों भाई एक तरफा कार्रवाई कर रहे हैं आप? मैंने इनको बड़े ध्यान से सुना, उम्मीद करता हूँ ये भी बड़े ध्यान से सुनने की कोशिश करेंगे, लेकिन मुझे पता है कि ये नहीं सुन पाएंगे, क्योंकि असलियत इनको सुनने की हिम्मत नहीं होती है इन लोगों। झूठ बोलेंगे, जब से योगी जी की सरकार बनी है, अगर इनके अंदर हिम्मत है तो ये गूगल करें और अभी सर्च करके देखें कि जब से योगी जी की सरकार बनी है, जिस तरीके से एक प्रोपेगेंडा रचने की तैयारी कर रहे हैं, यूपी के अंदर सिर्फ जाति मजहब देख करके बुलडोजर चलाने का काम हो रहा है। इन्होंने खुद बोला कि बुलडोजर कभी कोई अपराधी नहीं देखती, उसका काम है बस चलना, लेकिन योगी जी की सरकार है जो कि अपराधी को कानपुर में जिस तरह से चला है, एक मिनट रुकेंगे आप,
आप कम से कम मानिए ना, नपना सबके लिए बराबर है मेरे यहाँ, प्लीज आप जानते हैं। 1 मिनट। हाँ नीरज जी प्लीज। देखिए, सबको पता है कि चाहे वो नोएडा हो, चाहे कानपुर हो, चाहे लखनऊ हो, जहां कहीं भी अपराधियों ने अपराध करने की कोशिश की है, चाहे मेरठ में हो, कभी भी योगी जी की सरकार ने कभी, अगर आप बोलेंगे तो मैं नाम भी बता सकता हूं कि जिस तरीके से लोग प्रोपेगेंडा रचने की तैयारी कर रहे हैं कि एक मजहब को देख करके, मैं मजहब से भी हट करके ऐसे नाम गिनवा सकता हूं जो कि एक योगी जी पे इल्जाम लगाए गए थे कि ये केवल एक तरफा देख करके कार्रवाई कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले इनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बोला था खुद कि केवल एक धर्म को देख करके ये लोग कार्रवाई करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं नाम बता सकता हूं ऑन रिकॉर्ड कि किस किस के ऊपर योगी जी ने हर अपराधी को चुन चुन करके उनके घर पे बुलडोजर चलवाए और कितने लाख करोड़ रुपए की संपत्ति उनकी नीरज जी बहुत चावला जी एक प्रश्न ले लीजिए मेरा। हाँ विनय जी, पहले आप सवाल पूछ लीजिए फिर मैं सवाल पूछ लूंगा। अगर ज्यादा सवाल पूछेंगे तो आप मेरी जगह आ जाइए। सिर्फ एक प्रश्न पूछता हूँ। पूछ लीजिए सर आप। अगर आज बुलडोजर के लिए अपनी पीठ थपथपा रहे हैं तो कानपुर में जो हुआ है उसके लिए पीठ काम कर रहे हैं जी। हम थपथपाने का काम कर रहे हैं जी, हम थपथपाएंगे। नहीं, जो कानपुर में जिस तरह की हत्या हुई है उसके लिए उसका श्रेय कौन लेगा? उसका श्रेय कौन लेगा बता दीजिए। और योगी जी के 100 बुलडोजर हर उस अपराधी मैं कह रहा हूँ और उसका श्रेय कौन लेगा? कानपुर का के पैसों से लूट करके बनाए गए हैं उनको हम हमें चावला जी आप भी पूछ लीजिए, बता देंगे। तोड़ते रहे और तोड़ते भी रहेंगे। नीरज जी जी, आपने गूगल देवता के जिक्र किया। आप जी। पहली बार मेरे साथ कार्यक्रम में जुड़े हैं। मैं आपको बता दूं मैं गूगल देवता की शरण में जाता ही नहीं हूं। बड़ी कंफ्यूजन है वहां। आप मुझे सिर्फ ये बताइए, आपने कहा मैं नाम गिनवा दूंगा उंगलियों पर। विनय जी ने वो बात कही, वो कुल मिलाकर यही कहना चाह रहे थे। विनय जी गलत होगा तो करेक्ट कर दीजिएगा। वो कह रहे हैं कि गैर मुस्लिम चेहरे ऐसे कितने हैं जिनके घर बुलडोजर चला, वो गिनवा दीजिए। ऐसे कम से कम लगभग 15-20 नाम है, लेकिन अभी मेरे पास जो मतलब वो सपा के नेता ना हो, उनकी पीड़ा यह है कि आप सपा के नेताओं के यहीं सारे सपा के नेता यहाँ माफियाई हैं। अब देखिए, अगर सपा के अंदर ही सारे अपराधी बैठे हुए हैं तो इसमें तो हमारी गलती नहीं है ना। चलना चाहिए था कि नहीं, तो इसमें हम कुछ लड़के क्या चलना चाहिए था कि नहीं? विनय जी विनय जी एक मिनट। नीरज जी गिनवा दीजिए नाम विनय जी को। देखिए, एक बदन सिंह बाडो जी हैं जिनके ऊपर 25 लाख रुपए का इनाम घोषित था, जो 30 केस में अपराधी थे। उनके घर पे मेरठ के अंदर बुलडोजर चलाने का काम हुआ। उसके बाद विकास दुबे जिनकी गाड़ी पलटने का सबने अपना चर्या देखा कि कैसे गाड़ी पलट दी गई और सरकार ने पलटा क्या? देखिए क्या आप कहिए ना, आप कहिए जिम्मेदारी के साथ कि सरकार ने जबरदस्ती पलटा है। वो पलटी नहीं थी, सरकार ने पलटा कह रहे। कोई बात नहीं, अच्छी बात है। आपके यहाँ माफियाओं की गाड़ी इतनी स्मूथ कैसे चलती थी? ऐसी कौन सी सड़कें बनाते थे अखिलेश यादव की गाड़ियां बिल्कुल माफियाओं की स्मूथ चलती थी? आपके यहाँ राज्य में माफियाओं की कभी गाड़ी पलटी नहीं विनय जी कि नहीं? एक दो बार पलट जाती तो शायद कुछ फर्क पड़ता कि नहीं? देखिए हम जो है माफियाओं के खिलाफ अभी आपने 100 नंबर जैसे चीजों को लेकर के माफियाओं को नियंत्रित रखने का प्रयास कर रहे थे। ये तो केवल इवेंट है। आप बताइए किस माफिया को पकड़ लिया इसमें? एक मिनट रत्नागर जी किसको पकड़ लिया? एक मिनट विनय जी अभी तो पिक्चर शुरू हुई है, अभी रुक जाइए एक मिनट। विनय जी आ रहा हूं आपके पास। रत्नागर जी, ये जो मसला है बुलडोजर वाला, अब जनता एक तरफ, क्योंकि 2022 के चुनाव में यही हुआ, जहां जहां योगी जी गए वहां पहले ही बुलडोजर खड़ा होता था। ठीक, अब जनता ने जनादेश के, अगर मैं जनादेश को ही सब कुछ मानूं, जनता ये कह रही है कि बुलडोजर पसंद है। अब सियासतदान कह रहे हैं कि अपनों को ही टारगेट कर रहे हैं, मतलब विरोधियों को हिट लिस्ट बना रखी है। अगर अतीक या अतीक के करीबियों पर बुलडोजर गरजता है तो इसमें बुरा क्या है? तिलक जी देखिए, जो बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है अपराधियों के ऊपर, माफियाओं के ऊपर, कार्रवाई होनी चाहिए। जो भी माफिया है उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, धरपकड़ होनी चाहिए। उसको केस न्यायालय उसको सजा देगा, उसको फांसी की सजा देगा, उसको आजीवन कारावास की सजा देगा। ये न्यायालय की प्रक्रिया है और न्यायालय अपना काम करेगा। और मैं चाहता हूं उत्तर प्रदेश जो है अपराध मुक्त हो,
अपराधियों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। लेकिन ये जो बुलडोजर की कार्रवाई योगी जी करते हैं, कहीं ना कहीं ये योगी जी कार्रवाई दिखावे की कार्रवाई करते हैं बुलडोजर की। अगर ये दिखावे की कार्रवाई नहीं करते तो आप भी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में प्रचारवाद से ये लोग कितना जो है दिखाए हैं कि हमने कंट्रोल कर लिया है सारे माफियाओं के ऊपर, और नहीं यहाँ पे कोई अपराध हो रहा है, ना ही कोई दंगा हो रहा है। लेकिन आंकड़े तो सही सच बताते हैं, आंकड़े तो कभी झूठ नहीं बोलते ना। एनसीआरबी का आंकड़ा आप जानते ही है कि उत्तर प्रदेश हत्या और अपहरण के मामले में कौन सा प्रदेश नंबर 1 है, वो आप जानते हैं। मानवाधिकार हनन के मामले में कौन सा प्रदेश जो है नंबर 1 है, वो भी आप जानते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बुलडोजर जो दिखावे का एक जो प्रक्रिया बन गया है योगी राज में, बुलडोजर तंत्र, वो बिल्कुल सही नहीं है। प्रशासन को, शासन और प्रशासन की हनन होनी चाहिए अपराधियों में। वो उसका मकान गिर जाए तो उससे क्या उसको बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है। आपको भी मालूम है कि माफिया करोड़ों अरबों का संपत्ति रखते हैं, कोई मकान गिर जाने से कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन चुन के उन अपराधियों के ऊपर प्रशासन की कार्रवाई होनी चाहिए, सलाखों के पीछे उनको डालना चाहिए, न्यायालय में सजा दिलानी चाहिए, तब जाके यह प्रदेश अपराध मुक्त हो सकता है। ठीक, बहुत अच्छी बात कही आपने, न्यायालय में सजा। सुनने में कितना अच्छा लगता है, न्यायालय में सजा। मैं गलत होऊंगा तो आप लोग मुझे टोक दीजिएगा, मैं तो सिर्फ उदाहरण रखता हूं और जनता को तय करने देता हूं। न्यायालय को सजा देनी चाहिए, बिल्कुल सही कहा आपने। सजा देने वाले आप और हम कौन होते हैं, है ना। लेकिन अब मुझे यह भी बताइए और जनता को भी बताइए, क्योंकि आप जानते हैं उस व्यक्ति, उस शख्सियत को 20-20 साल मुकदमे में निकल जाते हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि न्यायपालिका से ही सजा मिलनी चाहिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं। 20-20 साल में मुकदमे में वक्त निकल जाता है, और जो गवाह होते हैं उन्हें उस दरमियान निपटा दिया जाता है। गवाह गवाही देने के लिए बचता ही नहीं। मजबूरन जज को यह कहना पड़ता है कि हम जानते हैं कि यह माननीय दोषी है, लेकिन हमारे हाथ कटे हुए हैं। हुआ था कि नहीं हुआ था? जिनको बकायदा प्रियंका गांधी जी को चिट्ठी लिखी गई थी, याद आया? सबको याद आया? मैं गलत कह रहा हूं रत्नाकर जी? तो फिर ये मसला तो सवाल यही खड़े करता है ना कि गवाहों को प्रोटेक्शन कहां मिल रही? फिर किसने दी प्रोटेक्शन? 20-20 गवाहों को मार दिया जाता है कि नहीं रत्नाकर जी? बिल्कुल जवाब दूं जी, गलत उदाहरण तो नहीं दिया जी। देखिए तिलक जी, आपकी बातें बहुत हद तक सही है, क्योंकि न्यायिक प्रक्रिया इतनी लंबी हो जाती है कि उसमें जो है अपराधी अपने मंसूबों में कामयाब हो जाते हैं। ये आपकी बात बिल्कुल सही है। और जो है न्याय जो है मिलता नहीं है, जो न्याय का गुहार करने वाले लोग होते हैं उनको न्याय मिलता नहीं है। लेकिन ये हमारी न्यायिक प्रक्रिया की खामियां हैं, इन खामियों को दूर करने का काम करना चाहिए। सर, AK-47 की नुमाइश होती थी, सुन लीजिए, सड़कों पर पूर्वांचल में होती थी कि नहीं होती थी? सड़कों पर नुमाइश होती थी AK-47 की। मैं आपकी बातों पे बिल्कुल सहमत हूं, लेकिन मेरा कहना यह है कि न्यायिक प्रक्रिया में जो खामियां हैं उन खामियों को दूर किया जाए, जिससे कि इस तरह के अपराधी जो न्याय मिलने में जो देरी होने पे और अपने प्रक्रिया में कामयाब हो जाते हैं, न्याय दिलाने वाले लोग हैं उनमें कमियां होती है, उसके कारण ही लोग जनता तरफ मेरा साफ कहना ये है कि योगी राज्य में आप जानते हैं पड़ोसी लोग थे जिनकी जमीनें जब्त की गई थी, उनसे जाकर पूछिए कि वो किस तरीके से खुश है। माध्यम से इसको दिखाया नहीं जा रहा है और लोगों को पता नहीं चल रहा है, लेकिन हो रही हत्याएं और अपहरण का मामला सबसे ज्यादा योगी राज्य में हो रहा है। मेरा कहना यह है कि आप चंद माफियाओं के ऊपर कार्रवाई क्यों करते हैं? क्यों गिने चुने माफियाओं के ऊपर कार्रवाई करते हैं? उंगली पे गिन लिया जाए तो जब देखिए तब उनके परिवार पे, जब देखिए तब उनके एसेट पे जो है कार्रवाई होती है। आप सारे माफियाओं पे क्यों नहीं कार्रवाई करते हैं? आप आज इतनी जल्दीबाजी दिखाते हैं किसी माफिया के ऊपर बुलडोजर गिराने का, जो दिखावे की कार्रवाई है। मैं कहूंगा आप बताइए कौन सा अपराधी रह गया, घर के ऊपर कौन सा अपराधी है जिसके ऊपर अपराध घोषित हुआ और अगर उसमें सरेंडर ना किया? जनता देख रही है, आपको झूठ बोलते शर्म आनी चाहिए। जनता देख रही है कि किस तरीके का अपराधी अब आकर के अपने घुटने टेक करके और
योगी जी के शरण में आके माफी मांगे। मुख्यमंत्री 52 जो आपके साथ लड़ाई खाने का काम करते हैं, जो आपकी पार्टी के लोग हैं, उनको तो आप संरक्षण देने का काम करते हैं, लेकिन चंद माफियाओं के ऊपर कार्रवाई करके आप ये जनता जानती है कि दोबारा यूपी में सरकार को पूर्ण बहुमत के साथ बनाई है। एक छोटी सी गुजारिश है, दे करके दिखा दिया है कि कौन शरण देता था, कौन नहीं देता था। नीरज जी मेरे कार्यक्रम में जिंदाबाद के नारे नहीं लगते। एक मिनट रत्नाकर जी, मैं ये कह रहा हूं कि बहुत अच्छी बात कही आपने। अगर योगी जी से आपको पूरी उम्मीद है ना, एक लिस्ट बनाइए, बोलिए कि अब आपको ही करना है, इनके खिलाफ भी कार्रवाई करो। मैं कह रहा हूं माफिया माफिया है, किसी जात और धर्म का हो, माफिया माफिया है, कार्रवाई उसके खिलाफ भी होनी चाहिए, है ना। तो एक लिस्ट चावला जी कैसे बताएंगे कौन माफिया है, उसका मानक क्या होगा? विनय जी नहीं बता दीजिए। मैं बता रहा हूं, मानक बता रहा हूं सर, मानक ही बता रहा हूं, इतनी देर से मानक ही तो बता रहा हूं। आप इंतजार करेंगे कि वो हत्या करे, इंतजार करेंगे वो हत्या करे तब अपराधी है। ना 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 ना, जैसे थाने बंटते हैं ना किसी भी सरकार और राज्यों में, वैसे उन थानों में मोस्ट वांटेड है ना, उनकी लिस्ट होती है ना। बिल्कुल, तो वही तो मैं कह रहा हूँ, हर जिले में टॉप 10 अपराधियों की सूची जारी की जाए। तो मैं वही कह रहा हूं सर आपसे, वो लिस्ट जो है, इतना होमवर्क तो विपक्ष होने के नाते आपको भी करना चाहिए ना। बिल्कुल, है ना। अब एक सेकंड, परमवीर जी एक सेकंड, परमवीर जी, विनय जी कह रहे हैं ये पक्षपात है, रत्नाकर जी कह रहे हैं कि सिर्फ 4 दिखाई देते हैं, उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई होती है, बहुत बुरा लगता है। सब पे हो, कानून सबके लिए बराबर है। लेकिन ये मसला तो यही है ना कि जैसे ही कोई वारदात हुई उसके बाद तुरंत एक्शन, बुलडोजर खड़ा। ये पहले वाला शासन प्रशासन और अब वाला शासन प्रशासन, तुलना तो करनी पड़ेगी ना। सरकारों में सब अपराधियों को सजा मिलती थी पहले, और उत्सुकता हुई थी कि किस तरीके से कर पाते हैं काम, क्योंकि हमारे यहाँ तो भारत में कोर्ट बहुत चैलेंज कर सकते हैं किसी चीज को भी, लेकिन ये क्यों नहीं हो पाता था। तो मैंने थोड़ा रिसर्च किया था, ये उत्तर प्रदेश का एक एक्ट है, यूपी अर्बन डेवलपमेंट एक्ट ऑफ 1973। उसकी धारा 27 के अंदर जो भी हमारा एमडीए होता है, जैसे हमारे मेरठ डेवलपमेंट अथॉरिटी के वीसी होता है, उसके पास अधिकार होता है जो एक अनाधिकृत निर्माण है उसको गिरा देने की। उसमें अगर वो पाते हैं कि अनाधिकृत है तो 40 दिन का नोटिस देते हैं जमीन भूमि के मालिक को, 40 दिन के अंदर उसको स्पष्टीकरण देना है अपना। अगर उसके बाद भी अगर एमडीए के अधिकारी संतुष्ट नहीं होते तो उनके पास ऑर्डर होता है, उनको कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। एक तो ये प्रावधान होता है। दूसरा, यदि कोई व्यक्ति है वो वांछित है किसी बदले में और वो पेश नहीं हो रहा है, तो प्रशासन के पास तब भी कानूनी अधिकार होता है उसकी प्रॉपर्टी को ध्वस्त करने का। उसके अलावा जैसे किसी एक व्यक्ति का नाम किसी और अपराध में है, नहीं, दो अलग अलग बातें है परमवीर जी, माफिया के खिलाफ कार्रवाई या फिर अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई? जी, अपराधी के खिलाफ। मैं माफिया नहीं कहूंगा, अपराधी कहूंगा। जैसे अपराधी के लिए आपको याद होगा, पवन गुप्ता बिजनेसमैन को गोरखपुर में होटल में मार दिया गया था, बहुत बवाल हुआ था पूरे यूपी में। उसके इंस्पेक्टर जो थे उसमें अपराधी वो आया थे, जगत नारायण सिंह, मैं देख रहा था अभी, उनका तिमंजिला मकान था लखनऊ में, एक पुलिस इंस्पेक्टर का मकान भी ढा दिया गया था क्योंकि वो पेश नहीं हो रहे थे कोर्ट में। तो ये मैं अपराधी कहूंगा, यहाँ माफिया नहीं कहूंगा, मैं अपराधी कहूंगा। अभी चाहे गूगल के ऊपर आप भी कहते, जगत नारायण सिंह इंस्पेक्टर थे तत्कालीन गोरखपुर में आने के, यूपी गवर्नमेंट ने पवन गुप्ता के मर्डर केस में उनका तिमंजिला मकान ढाया था इंस्पेक्टर रहते हुए। तो ये प्रशासन के पास ताकत होती है, ये कोई बेजा इस्तेमाल नहीं कर सकते आप, इसको बकायदा कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ती है। नहीं, मुझे वो फॉर्मूला तो अच्छी तरह मालूम है, सबने देखा और सब जानते हैं। अब एक माफिया कहे कि भैया मुझे मकान बनाना है, बोले कब तक? बोले परसों बना दूंगा। बोले कैसे? आप रुकिए ना, रुकिए, बता देता हूँ कैसे। वो बोले 3 दिन में मकान बना दूंगा। सीतापुर के अपराधियों के ऊपर क्यों बुलडोजर? कैसे? 1 मिनट विनय जी, बता रहा हूँ फॉर्मूला बता रहा हूँ, सुन लो, आगे काम आएगा विनय जी आपके। विनय जी थोड़ा सा फॉर्मूला गलत होगा तो कहिएगा कि हाँ ये गलत बोल रहे हो। 3 दिन में मकान तैयार, कैसे? बोले सुनिए ना परमवीर जी, बोले कि निकालो असला। कहां गए? बोले ये जमीन मेरे नाम, लगाओ कनपट्टी पर। अब बोले मकान खड़ा करना है, चलो बिल्डर के यहां। बिल्डर कहेगा ओके डन। तीसरे दिन फर्नीचर वाले के यहां, लो बन गया मकान। कोई मेहनत करनी पड़ी क्या? बंदूक निकाली, काम हो गया।
अब उसका घर ढाया जा रहा है तो कह रहे कि ये ना, ये तो अन्याय हो रहा है। अरे कौन सा खून पसीने की मेहनत से उसने पाई पाई से 3 दिन में मकान बनाया। पहले दिन जमीन जिसकी उसके रिवॉल्वर, दूसरे दिन बिल्डर के रिवॉल्वर, तीसरे दिन फर्नीचर वाले के रिवॉल्वर, बन गया घर कि नहीं? विनय जी गलत तो नहीं ना? बिल्कुल बिल्कुल है ना, यही तो सवाल है। देखिए बात यह ना, मैंने बार बार आपसे पूछा, मैं फिर पूछ रहा हूँ। विनय जी पूछेंगे, पक्का पक्का पूछेंगे ब्रेक के उस पार, वक्त इजाजत नहीं दे रहा। परमवीर जी ने एक महत्वपूर्ण बहस छेड़ दी ब्रेक के उस पार उसी सवाल के साथ कि आखिरकार इंसाफ, अगर जनता को बुलडोजर का पसंद है तो फिर विपक्ष हाय तौबा क्यों मचा रहा है? ब्रेक के उस पार जल्द हाजिर हुए। सवाल कई ब्रेक से पहले और उन्हीं सवालों का जवाब अब तलाशने की हम कोशिश करेंगे। सीधा रुख करें अपने मेहमानों की तरफ। विनय जी, इस चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से मैं आपसे साथ कर रहा हूं, क्योंकि जो बात परमवीर जी कह रहे थे मैं उस पर आऊं, लेकिन उससे पहले जरा एक बार ऐसा कोई फॉर्मूला सुझाइए जिससे माफिया राज खत्म हो जाए। ऐसा कौन सा फॉर्मूला है आपके पास? विनय जी संपर्क नहीं हो पा रहा। परमवीर जी बात अधूरी छूट गई थी आपसे। वो कह रहे हैं कि कोर्ट फैसला देगा ना, कोर्ट बताएगा कौन दोषी है कौन नहीं, उससे पहले ही बुलडोजर पहुंच जाएगा तो वो न्याय का प्रतीक कैसे हुआ? तिलक जी, ये भी एक न्यायिक प्रक्रिया है। अगर अपराधी वांछित है, कोर्ट के अंदर सरेंडर नहीं कर रहा है और मल्टीपल केसेस में वांटेड है और प्रशासन एक एलआईयू की उनको मालूम होता है कि ये बहुत सारे राज्यों में इसका नेटवर्क है। जैसे अतीक अहमद की बात करें तो इसका नेटवर्क तो बहुत लंबे चौड़े एरिया में फैला हुआ है। अभी तक देखिए नूह तक, राजस्थान तक पुलिस घूम रही है, खास खांडी भी इसके बेटे को पकड़ने के लिए, वो मिल नहीं रहा है। तो ऐसे में प्रशासन के पास ताकत होती है, ये कानून द्वारा दी गई ताकत ही है, जिसको पहले सरकारें इस्तेमाल करना चाहे तो करें। रत्नाकर जी कह रहे हैं गलत तरीका है। नहीं, गलत तरीका कैसे हुआ? सब जगह देखिए वो वांटेड अपराधी होता है। आप अपराधी का जैसे आप बोलेंगे, एक अपराधी के ऊपर एक वाद दायर होता है। मान लीजिए मेरे ऊपर ही कोई लगा दीजिए, कोई मुकदमा लगता है और मैं पेश नहीं हो रहा हूँ, तो मैं अपराधी तो अपने आप बन गया ना। तो रत्नाकर जी कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जो अगर माफिया गोली मारे तो हम उसको फूल का गुलदस्ता देकर कहें कि वेलकम, छोड़ो बंदूक छोड़ो? चावला जी मैं आपकी बातों का इस तरह से जवाब देता हूँ। देखिए, उत्तर प्रदेश ही एक ऐसा राज्य है जहाँ पे बुलडोजर की प्रक्रिया देखने को मिलती है। माफियाओं के खिलाफ हो, चाहे मदरसों के खिलाफ हो, चाहे गरीब परिवारों के खिलाफ हो, बहुत जगह बुलडोजर तंत्र दिखाया गया है, दिखावे की कार्रवाई की जाती है। इसके अलावा देश में बहुत यानी अतीक के गुर्गों के खिलाफ, मुख्तार के खिलाफ बुलडोजर चले तो आप उसकी जो मुखालफत करते हैं, राइट? मैं उसकी जो है, किसी भी माफिया हो, माफिया को पकड़िए, उसको अपराधों की पुनरावृत्ति न हो प्रदेश में। हमेशा उत्तर प्रदेश में अपराधों की पुनरावृत्ति हुई है, ये याद रखिए। एक थोड़ा सा मुझे लगता है फैक्ट क्लियर कर देते हैं, थोड़ा सा मैं ये कह रहा हूं, आपकी बात बिल्कुल जायज है। अपराध 2 तरह का होता है, एक संगठित अपराध होता है, लेकिन दूसरा मसला ये है कि जब आप उत्तर प्रदेश का जिक्र करते हैं तो उसकी जनसंख्या भी बताइए साथ में, है ना? लगभग न्यायपूर्ण हो जाएगी मसला कि भैया ये वही देश के एक ऐसा राज्य है जिसकी आबादी इतनी है कि वो 6ठा मुल्क बन सकता है दुनिया का, है ना? गलत तो नहीं कह रहा? तो ये पूरे फैक्ट्स बोलिए ना। हाँ देखिए तिलक जी, मैं पूरी बात रख लेता हूँ, मुझे थोड़ा सा समय दीजिएगा। ये जो बुलडोजर का जो प्रोग्राम होता है योगी सरकार द्वारा, ये अवैध निर्माण के ऊपर होता है, ठीक है? मेरा अवैध निर्माण के ऊपर बिना नोटिस दिए वहां पे जाते हैं लोग, अवैध निर्माण जो हुआ रहता है उसको बुलडोजर की कार्रवाई करते हैं। जो मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिना कानूनी नोटिस दिए आप बुलडोजर प्रक्रिया करेंगे नहीं, पहली बात। और दूसरी बात, आप बुलडोजर का प्रक्रिया करिए लेकिन कानून के तहत करिए। सुप्रीम कोर्ट के 12 रिटायर्ड जजों ने बुलडोजर की जो प्रक्रिया उत्तर प्रदेश में चालू है उसके अगेंस्ट में सीजेआई को जो चिट्ठी लिखी कि इस तरह से जो बुलडोजर की प्रक्रिया हो रही है ये बिल्कुल गैर कानूनी है, इसको तत्काल प्रभाव से रोकना चाहिए। लेकिन अवैध निर्माण के खिलाफ भी जब बुलडोजर चलता है तो आपके नेता कोर्ट में जाकर लड़ाई लड़ते हैं। मैं उदाहरण दूं आपको? नहीं, अब मैं आपको क्या कहना चाहता हूं, आप उसमें भी जाति और धर्म ढूंढ देते हैं, कैसे मालूम है? नहीं, कैसे मालूम? मैं उदाहरण देता हूँ ना रत्नाकर जी, मैं उदाहरण देता हूँ, मैं आपके सामने अभी उदाहरण देता हूँ। हल्द्वानी वाला मसला याद है आपको? हल्द्वानी वाला मसला याद है आपको? कोर्ट में कौन गया? तिलक जी, और उससे भी आपने जो है वो जाति और धर्म के चश्मे में जोड़ दिया।
अवैध निर्माण पूरे उत्तर प्रदेश में जिसने भी किया है सबके ऊपर कार्रवाई हो। चंद चुनिंदा माफियाओं के ऊपर सिर्फ कार्रवाई, दिखावे की कार्रवाई करके आप क्या साबित करना चाहते हैं? आप ये साबित करना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त हो जाएगा? आप सदन में बैठ करके और सिर्फ ये दहाड़ने से कि हम अपराधियों को खत्म कर देंगे, इससे क्या उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त हो जाएगा? अरे आप करके दिखाइए, अपराधियों को पकड़िए, उनको सजा दिलवाइए। आपकी जिम्मेदारी है, जनता ने सत्ता सौंपा है। एक मिनट, बहुत देर से दीक्षित जी इंतजार कर रहे हैं। दीक्षित जी, जो बात रत्नाकर जी कह रहे हैं, मैं उसी सवाल पर आ रहा हूं, क्योंकि देश में बुलडोजर को लेकर और बुलडोजर के पक्ष में और विपक्ष में बहुत से लोग हैं। जो बात रत्नाकर जी ने कही, मैं उसी बात पर आ रहा हूं। वो ये कह रहे हैं जफर अहमद के खिलाफ कार्रवाई की आपने, राइट? आपने सफदर के खिलाफ कार्रवाई की, राइट जी। वो कह रहे हैं कि जफर अहमद पर एक भी मामला नहीं है। क्या मैं गलत हूं? सफदर के खिलाफ एक भी मामला नहीं है। उमेश पाल के यहाँ पे जा करके जिन अपराधियों को सह देने का काम किया, वो किसने किया? वो कह रहे नोटिस नहीं दिया आपने, बिना नोटिस के ढा दिया। किसने बोला? हर जितने भी घर ढाए गए हैं, ये अगर इनके अंदर हिम्मत है तो ये लोग कोर्ट में क्यों नहीं जाते हैं? जनता को बरगलाने का काम क्यों करते हैं? कोर्ट में जाइए ना, कोर्ट में जाकर के दिखाइए कि नोटिस नहीं दिया गया है। जितने भी घर ढाए गए हैं, हर किसी के घर के बाहर नोटिस लगाया गया है, सामान खाली करने का निर्देश दिया गया है। उसके अगले दिन तब जाकर के प्रशासन वहां पे खड़े होकर के तब अगर नोटिस नहीं दिया गया होता तो जो आपने भी देखे होंगे घर टूट रहे हैं, ये तय कौन करता है कि ये दोषी है? ना, ये तय कौन करता है ये दोषी है या नहीं है? ये बाबा तय कर, प्रशासन तय करता है और वो खुद प्रशासन तय करेगा या अदालत तय करेगी? एक मिनट, ये अदालत तय करेगी या प्रशासन तय करेगा? प्रशासन अदालत में जाता है, अदालत से अपनी जो भी कानूनी प्रक्रिया है उसके तहत परमिशन मांगता है। उसके बाद उसके अपराधी के घर पे नोटिस जाता है कि इस अपराधी के आपराधिक धाराओं के तहत आपके घर को अवैध निर्माण घोषित किया जाता है और उसके बाद उस घर के ऊपर कार्रवाई होती है। और अगर उन घरों के अंदर अगर ये लोग कैसे कार्रवाई हुई? इन घरों पर जो एक के बाद एक एक्शन हुआ, इन घरों पर एक एक दिन में कैसे कार्रवाई हुई? अब ये तो कोर्ट के अंदर हम अपने प्रमाण लेकर के जाते हैं। पहले से इन अपराधियों के ऊपर तय होता है कि हाँ ये अपराधी इस अपराधी ने ये अपराध कर रखा है। विनय सिंह जी, आप एक मिनट, विनय सिंह जी, एक सेकंड। विनय सिंह जी, ये दोनों महत्वपूर्ण सवाल थे जो मैंने उनसे पूछे, लेकिन एक सवाल अधूरा रह गया जो मेरे को आपसे पूछना है। मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा जरा बर्क साहब का बयान है, जरा प्ले करिएगा प्लीज। बर्क साहब का बयान प्लीज प्ले करिएगा, सांसद हैं आपके। तो जुल्म है, ये एक्शन नहीं है बल्कि जुल्म है और ख़ास तौर से मुसलमानों के साथ ये जुल्म किया जा रहा है। अब माफिया के मुतालिक इन्होंने एक जुमला कहा था कि मैं मिटा दूंगा उनको, तो मिटाने की बजाय सरकार का निज़ाम ठीक कीजिए। कानून मौजूद है हिंदुस्तान के अंदर, तो कानून के हिसाब से काम क्यों नहीं हो रहा? डेमोक्रेसी है इस जगह, जमहूरियत है, प्रजातंत्र है इस जगह। एक बात विनय जी, ये एक्शन नहीं जुल्म है मुसलमानों के खिलाफ। सुन तो लीजिए, नहीं मुसलमान क्या अरे सुन तो लीजिए साहब, क्या माफिया दो ही लोग हैं? मुख्तार अंसारी का गैंगस्टर एक से लड़ता रहा, दो लोगों की गैंग थी, दोनों आपस में लड़ते रहे हमेशा से। तो क्या उत्तर प्रदेश में क्या दो ही अपराधी बचे हैं? वही बार बार मैं आपसे कह रहा हूँ, आप ये बताइए और अपराधी कब पकड़ जाएंगे? अब आपने बिल्कुल सही कहा। एक मिनट रुकिए ना, एक मिनट सारे अपराधी को पकड़िए। विनय जी, एक मिनट सर, एक मिनट आप सुन लीजिए। विनय जी, मैं सवाल तो ले लो। विनय जी सवाल तो ले लीजिए, सवाल तो ले लीजिए। विनय जी पार्टी के अंदर जो अपराधी है, एक लोग दिखाई दे रहे हैं, एक मिनट, ऐसे और अपराधी नहीं नजर आ रहे हैं। एक मिनट नीरज दीक्षित जी, मैंने तीसरा नाम नहीं लिया, मस्कुद्दीन का 40 आपराधिक मामले दर्ज हैं उस पे, रासू का और गैंगस्टर एक्ट तक लगी हुई है उस पर। माननीय उप मुख्यमंत्री के ऊपर कितने दर्ज हैं सर, ये भी तो बता दीजिएगा। मतलब आप ये कह रहे हैं कि आप उनके यहाँ जा रहे हो, मैं ही जाना चाहिए?
हम ये नहीं मना कर रहे हैं, आप हम वही तो कह कह रहे रहे हैं हो। अपराध की परिभाषा, आप कह रहे हो कि ये जाति हो रही है मुसलमानों के खिलाफ। अरे वही तो मैं ये बिल्कुल कहूंगा, क्योंकि आपको हम नाम बताए क्या, कितने लोग भारतीय जनता पार्टी में अपराधी हैं? हाँ, हैं? वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया, माननीय उस पे भी हमारे बताइएगा। सांसद जो गोंडा रहे, उनके ऊपर भी आपराधिक गतिविधियों में लिप्त कई से मुकदमे हैं। आप कौन टैनी है वो जो सीतापुर वाले, दिन दहाड़े उन्होंने हत्या किया, क्या उनके घर बुलडोजर जाना चाहिए था कि नहीं जाना चाहिए? वो गृह राज्य मंत्री के लड़के इसलिए नहीं जाना चाहिए था? परमवीर जी, आखिर कौन सा? ये कह रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ जाति हो रही है, नाराजगी इस बात की है, लेकिन जनाब के खिलाफ 40 मुकदमे हैं, गैंगस्टर एक्ट लगा हुआ है। मैं ये नहीं कह रहे जाति हो रही है। बताइए, रेड कारपेट बिछाकर उसका इंतजार करना चाहिए। आप चावला जी इसको दूसरे तरीके से पेश कर रहे मैं हैं। एक बात बिल्कुल मैं कह रहा हूँ जाति है, लेकिन मैं जाति किस संदर्भ में कह रहा हूँ ये भी तो जानिए आप। ये सारे यूपी के गैंगस्टरों के बादशाह हुआ करते थे, समय था यहाँ पर। देखिए, पूरे यूपी में संगठित अपराध जो होता है, संगठित अपराध की शक्ति पाकिस्तान की भाषा बोलने से ये अरबों रुपए के पैसे, अरबों रुपए की जायदाद के मालिक थे, अरबों रुपए का इनका बिजनेस हुआ करता था। उसके ऊपर खादी भी पहनी हुई थी, ये एमपी भी बने हैं, अपराधी बुरा अपराधी घूमे हुए हैं लोग। अपराधी तो अपराधी होता है, सोचिए, सिंपल आप दो तरह का अपराधी नहीं होता है। करेंगे, आप इनको चैलेंज नहीं कर सकते थे। इनकी जो हनक थी, वो हनक इनकी ताकत थी कि पब्लिक सामने नहीं खड़ी हो पाती थी। तो आज मैं देखता हूँ बुलडोजर भी वही हनक के साथ में है। अभी मैं अखबार में पढ़ रहा था, झांसी के अंदर एक गैंगरेप का केस होता है, तो प्रशासन ने सिर्फ बुलडोजर अपराधियों के घर के बाहर खड़ा किया था, उससे पहले वो लोग पेश हो गए थे कोर्ट में, वो पेश हो गए थे वहां पर। जो संगठित अपराध है, ये हनक है इन लोगों की कि अपना रसूख के ऊपर, तो अगर इनके रसूख को तोड़ना है तो कानून के अंदर है, प्रशासन के पास ताकत होती है, वास्तविक अपराधी है और उसने किसी और अपराध से कोई प्रॉपर्टी अर्जित की भी है, उसको ढाने का प्रोसेस है। और अगर नहीं होता तो अब तक चले गए होते मुख्तार अंसारी के 800 करोड़ की प्रॉपर्टी भाई जब कब्जा कर चुकी है बीपी गवर्नमेंट, कोर्ट ने क्यों नहीं दिया उनके फेवर में कहीं पे वो। और बाकी ये कहना कि जाति देखकर या धर्म देख के काम हो रहा है, तो मैं नहीं मानता हूँ। मैंने अभी एग्जाम्पल दिया था, पुलिस के इंस्पेक्टर के घर भी ढाया गया है। हमारे यहाँ पर एक बदन सिंह बद्दो मेरठ के अपराधी थे, भाग गए थे कोर्ट से, पूरी कोठी आलीशान कोठी ढा दी थी यहाँ पर। तो ऐसा नहीं है, आप खोलकर देखेंगे तो सब जगह में दिखाई देगा। अब राजनीति करनी है तो देखिए, कहे जाए कि मुसलमान के ऊपर हो रहा है या हिंदू के ऊपर हो रहा है या फला जाति के ऊपर हो रहा है। चावला जी विनय जी, क्या अपराधी दो तरह के होते हैं, अच्छा अपराधी बुरा अपराधी? क्या यही परिभाषा है? मैं आपसे बार बार पूछ रहा हूं कि अपराधी किस टाइप का अपराधी होता है, ना जात देखता ना धर्म देखता है, अपराधी होता है। आखिर अपराधी डिफाइन कैसे करेंगे, हम परमवीर जी से पूछना चाहते हैं। आप बताएं, मुझे ये बताएंगे कि ये बाहुबली बनते कैसे हैं? जी मैं बताना चाहूंगा। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, ये तो अभी सत्ता में आए ना, बाहुबली तो सरकार में बाहुबली बने हैं ये लोग। ये मसला जो है, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन मसला वही है कि बाहुबली को बाहुबली बनाता कौन है? कहां से इतनी हिम्मत आती है? कहां से इतनी हिम्मत आती है? साहब उसी को कहां से इतनी हिम्मत आती है इनमें? कहां से हिम्मत जानते हैं कहां से आती है? कहां से इतनी हिम्मत आती है? मैं बता रहा हूं। सुनिए तो सही सर, कहां से इतनी हिम्मत आती है इनको, जो ये तय करते हैं कि इनके क्षेत्र में सांसद, विधायक, पार्षद, सरपंच कौन बनेगा, इनसे पूछे बिना तय नहीं होता। ये कौन करता है? जो मान्यों के मंच पर जाकर अपने कुत्ते के हाथ मिलवाते हैं, कहते हैं कि हाथ मिलाइए साहब, ये हमारा कुत्ता है? देखिए किसमें इतनी ताकत आती है, कैसे इतनी ताकत आती है? देखिए आप बात को घुमाने का प्रयास कर, मैं पूछ रहा हूँ सर, कैसे इतनी ताकत आती है? एक मान्य 2 पॉइंट बात कीजिए। मैं 2 पॉइंट बात कर रहा हूँ, कहां से इतनी हिम्मत आती है कि जब आप एक अधिकारी को, सुनिए ना सर, सुनिए तो सही, कहां से हिम्मत आती है? सुन तो लीजिए, हमारे ऊपर 50 केस है और मैं माननीय बना हूं, कल को यही हिम्मत होगी कि कल को बाहुबली कहा जाएगा। सर बिल्कुल वही बाहुबली जब मंच पर खड़ा होकर ये कहे, जिसे आप बाहुबली कह रहे हैं तथाकथित, कि अधिकारियों से जूते साफ करवाऊंगा, समझे मेरी बात? पूरा दिन रात सोते बैठते उठते बैठते, अगर सिक्योरिटी में एक सिपाही भी
खत्म कम हो जाए ना, कम हो जाए तो ऊपर से नीचे तक हाय तौबा कर ले, राम राम राम, और उन्हीं से कहते हैं जूते साफ करवाऊंगा। आपकी डिबेट जिस चीज पे है, कहीं न कहीं उससे आप अलग लेकर के जा रहे हैं। देखिए सर, मैं तो बाहुबली का जिक्र कर रहा हूँ। बुलडोजर और अपराधी पे बात हो रहा था। देखिए सर, अपराधी डिफाइन होना चाहिए कि अपराधी कौन है। परमवीर जी जल्दी से, फिर मेरे कुछ सवाल है नीरज जी आपसे। मैं बस जल्दी से बात बताना चाहता था। यहाँ पर आपका ऑफिस है नोएडा में, नोएडा फेमस था ना शादी ब्याह में गोलियां लाइसेंसी हथियार चलने के लिए। अब ना तो किसी शादी ब्याह में गोली चलती है, अगर कोई फेसबुक के ऊपर अपने लाइसेंसी हथियार की फोटो भी डाल दे तो लाइसेंस निरस्त होते हैं। तो कानून के पास तो ये ताकत नहीं होती है ना। तो और अपराधी क्या है, मेरे गले में गमछा है, 12 राइफलधारी मेरे साथ में है, तो मैं अपराधी ही कहलाऊंगा। नहीं परमवीर जी, आप गलत कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं। वो जिनके घर से राइफल, जिनके घर से अभी जो है राइफल और वो जो तलवार निकली थी, वो दरअसल केक काटने के लिए तलवार लेकर आए थे। केक काटने, ये हो सकता है, वो केक काटने के लिए लेकर आए थे। वो हर्ष फायरिंग के लिए जो है वो गली मोहल्ले में जो दीपावली पे मिलती है बंदूक, उसके लिए लेकर आए। ये सही चावला जी एक बात, नीरज जी, भाजपा की सरकार यहाँ, भाजपा की सरकार गुजरात, ठीक है, और जेल में सारा षड्यंत्र रचा जाता है। इनके अधिकारी इनके खुफिया समझ नहीं पाते हैं। उसके बाद ये पीठ थपथपाते हैं कि अपराधी उत्तर प्रदेश में नहीं है, उत्तर प्रदेश से बाहर है। ये क्यों नहीं कहते हैं कि मेरा फ्लोर है कि मैं उत्तर प्रदेश में अपराधियों को रख नहीं पा रहा हूँ। हमारा सुरक्षा तंत्र, हमारा सब कुछ फ्लोर है। आपकी बात में मान लेता, लेकिन इससे पहले कभी किसी अपराधियों ने चिट्ठी लिखकर नहीं बोला कि मेरी गाड़ी नहीं पलटनी चाहिए। ये खौफ जरूरी है ना। अपराधी होता है, आप ही ने मुझे कहा अपराधी होता है, तो ये खौफ जरूरी है कि अपराधी को एक डर हो। जिसके आतंक से लोगों के पैर कांपते थे, उसके पैर कांप रहे हैं कि मुझे उत्तर प्रदेश ना ले जाइए। कोर्ट के अंदर जज के सामने गोलियां चल रही। नीरज जी एक बात बताइए, छोड़िए अब इन सब बातों। जिस तरह से प्रयागराज में दिन दहाड़े गोलियां चली हैं, इसी को संगठित अपराध कहते हैं। आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं वही उसी पे कार्रवाई की बात कर रहा हूँ। आपकी बात एक मिनट नीरज जी एक मिनट क्या है, एक मिनट सर, एक मिनट नीरज जी, उमेश पाल मर्डर केस, ठीक, उसके बाद बुलडोजर वाला एक्शन। मैं फिर कह रहा हूं, माफियाओं के खिलाफ बुलडोजर गरजना चाहिए, बरसना चाहिए। माफिया होता है, बिल्कुल सही। माफिया बताए, एक मिनट विनय जी आप सवाल तो आने दीजिए। एक मिनट आप बड़ा वो हो रहे हैं, सुन तो लीजिए सवाल। सर ये घटना को 8 दिन हो गए, बिल्कुल पुलिस के हाथ खाली हैं, क्यों? बिल्कुल देखिए, अभी इन्होंने बताया कि कुछ गुर्गे जो है वो पंजाब में जाकर के छिपे बैठे हुए हैं। सरकार अपना काम कर रही है, प्रशासन भी अपना काम कर रहा है। हर अपराधी को ढूंढ करके निकाला जाएगा और हर बॉर्डर को सील किया गया है। अभी तक किसी भी शूटर को नहीं पकड़ा गया है। एक मिनट, अभी तक किसी भी शूटर को नहीं पकड़ा गया, क्या ये सही है गलत है? एक शूटर गिरफ्तार हो चुका है, बाकी फरार है, जिनकी जो कि दूर दराज बैठ करके कोर्ट में अपने वो लगवा रहे हैं कि हमें कोर्ट ना आना पड़े, हमें दूर से ही कोर्ट से पेशी हो जाए। आपने कहा वारदात कैमरे में कैद हुई, उसके बावजूद भी अपराधी अभी भी पकड़ से बाहर हैं। पकड़ से बाहर नहीं है, एक एनकाउंटर हो चुका है, एक गिरफ्तार हो चुका है, बाकी के धरपकड़ शुरू हो रही है। बस यही सुनना था। देखने पर यह मिल रहा है कि कोर्ट में वो लोग अपना हलफनामा डाल रहे हैं कि हमें यूपी में कोर्ट में आकर के पेश ना होना पड़े, हम लोग यहीं से अपना जो भी जुर्म है अपना कबूल करने को तैयार बैठे हैं। प्रदेश जानता है यूपी पुलिस को मारा गया है, एसटीएफ अपना काम कर रही है। एक मिनट नीरज जी, ये कह रहे हैं कि ये जो बुलडोजर वाला एक्शन हो रहा है, जो आरोप विनय जी और रत्नाकर जी का है, ये बुलडोजर वाला एक्शन इसलिए हो रहा है कि ध्यान भटकाने की एक कोशिश है। नहीं, ध्यान भटकाने की नहीं, ये इन्हीं घरों में का इवेंट है, अपराध अपना जवान का इवेंट मैनेजमेंट क्या करना है। इन्हीं घरों में आकर के उन्होंने जब उमेश पाल की हत्या को अंजाम दिया, उसके बाद इन्हीं घरों में आकर के उन्होंने गले लग करके एक दूसरे को बधाई दी कि हमारा मिशन सक्सेस हुआ। फिर उसके बाद ये लोग जा करके अपने अपने ठिकानों पे छुपे। इस कारण से इन ऐसे घरों को मिट्टी में मिलाया जा रहा है और घरों को नीरज जी यानी कुल मिलाकर समय दीजिएगा। बिल्कुल रत्नाकर, आपके पास आ रहा हूं, एक ही सवाल है, यानी कुल मिलाकर बुलडोजर से ही राम राज्य आएगा कि नहीं?
अगर राम राज्य बुलडोजर चलाने से आ रहा है और अगर यूपी की जनता अगर हमें दोबारा जिता करके भेजने के लिए इसी में खुश है तो हम बुलडोजर से ही राम राज्य लाने को तैयार है। जल्दी से वो कह रहे हैं अगर जनता चाह रही है बुलडोजर से राम राज आए तो बुलडोजर से ही राम राज्य आएगा। बोलिए आप। नहीं, मैं ये पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता बैठे हैं कि देश हो या राज्य, लोकतंत्र में संविधान और कानून से राज्य देश चलते हैं या संविधान के तहत ही काम हो रहे हैं, बिना कोर्ट की मंजूरी के और प्रशासन की मंजूरी के बिना ये काम नहीं हो रहे हैं। अगर ये कानून के खिलाफ है रत्नाकर जी, ये नहीं है योगी जी अपने प्राइवेट विधायक किसी ने अपने प्राइवेट बुलडोजर भेज दी और वहाँ पे कार्रवाई हो रही है। आपके पास विकल्प है, जाइए कोर्ट जाइए रत्नाकर जी, अगर ये कानून के खिलाफ है ये लोग वहाँ पे जाके खड़े क्यों नहीं होते? बुलडोजर तो मतलब तोड़िए, ये लोग जाकर के बुलडोजर जाके खड़े होते हैं ना, क्यों नहीं खड़े होते हैं? के लिए अगली डेट पड़ चुकी है और अच्छा एक सेकंड फाइनल कमेंट दायरे में नहीं है। बहुत सारे रिटायर्ड जजों ने और जजों ने इसको अच्छा एक सेकंड प्रभु राम की कृपा से इस बार भी सरकार बनी आपकी, ठीक, जनता ने बुलडोजर पर मुहर लगाई, उन्होंने कहा कि नहीं बुलडोजर हमें पसंद है, इनका विरोध करते रहे विरोध, लेकिन जनता को जो पसंद है वो पसंद है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक बात आप ये भी बताइए कितने विधायक आए इस बार आपके? टोटल 325 के आसपास। कितने विधायक आए विनय जी बीजेपी के? 265 है प्लस उनके सारे गठबंधन मिला के। हाँ 250 से ज्यादा का आंकड़ा है ना, चलिए लगा लिया। लेकिन सर इसमें से 42% ऐसे विधायक हैं जिनके खिलाफ आपराधिक मामले हैं, उनके यहाँ बुलडोजर क्यों नहीं जाता? ये प्रश्न मुझसे? हाँ जी नीरज जी आप ही से। देखिए अपराधी का वो तय करना कि उस पे क्या मुकदमे है क्या मुकदमे नहीं है। मुकदमे ये भी होते हैं कि कोई जनता की लड़ाई के लिए जाकर के प्रशासन से भिड़ने का काम करता है कि इस क्षेत्र में पानी नहीं आ रहा है तो उससे वो प्रशासन से भिड़ता है, उसके ऊपर भी एक मुकदमा लगता है। अच्छा। एक मुकदमा जैसे कि आप पूछ रहे थे कि अच्छा और बुरा क्या होता है, तो ये आपराधिक मुकदमा अलग है, वो अलग है। और बुरा अपराधी मैंने पहले ही कहा है जो कि जाकर के अपराध की दो आपको बचाने के लिए अपराध अपराध होता है। नीरज जी फिर ये मसला हुआ ना कि अगर आप ये कह रहे हैं कि बुलडोजर वाला क्रेडिट हमें दो, हमने अपराध को खत्म कर दिया, बहुत अच्छी बात है। फिर कह रहा हूं माफियाओं के घर बुलडोजर भेजो, चाहे विपक्ष कितना भी हाई तौबा करे, लेकिन माफियाओं का घर जमींदोज होना चाहिए। लेकिन एक बात, फिर ये कानपुर वाली घटना में किसे क्रेडिट देंगे? कानपुर विकास दुबे वाली? नहीं विकास दुबे तो दुबे उसको मत जाइए, कानपुर वाली घटना जी किसको क्रेडिट देंगे? क्या प्रश्न था? माँ बेटी को जला के मार दिया। आप भूल गए क्या कानपुर में जो घटना घटी थी? भूल गए नीरज जी? वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी। अच्छा वॉइस ब्रेक हो गई, भूल गए, दोबारा पूछेगा। लेकिन विनय जी इतना तो मानिए, वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया वाला जो मसला था उसने उत्तर प्रदेश को तो तबाह किया है ना, है ना? तो उसमें जात और धर्म मत ढूंढिए, वोट अपनी जगह है, ऐसे माफियाओं की कमर टूटनी चाहिए और अपराधियों में ये खौफ जाना चाहिए कि ना भैया हमें उत्तर प्रदेश मत लेकर आइयो, कहीं गाड़ी ना पलट जाए। बिल्कुल जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए, लेकिन इस चीज से पीठ नहीं थपथपाना चाहिए कि अपराधी उत्तर प्रदेश के सर जो गोले फेंके उसको फूलों के गुलदस्ते नहीं दे सकते जी। फिर वही बात, आप विनय जी वही बात कर रहे हैं कि भैया गोले फेंके तो उनको फूलों के गुलदस्ते दो, ऐसा नहीं होता विनय जी। नहीं बिल्कुल नहीं, मेरी बात तो सुनिए, इस चीज से कतई अपनी पीठ मत थपथपाए उत्तर प्रदेश सरकार की। माफिया जो है दूसरे प्रदेशों के जेल में है, हम अपनी जेल में रख नहीं पा रहे हैं उन्हें। ओके जिन्होंने रोका पंजाब में वो भी कह रहे थे कि मत यार रोक दो। खैर वक्त इजाजत नहीं दे रहा, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो मिट्टी में मिला देंगे अभियान जारी, उस पर विपक्ष का एतराज। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।